नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्ते। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सर, मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है, ये खबरें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं और बहुत सारे नाम मीडिया में आ रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है राजनाथ सिंह भी जा सकते हैं, हरदीप पुरी का नंबर लग रहा है, धर्मेंद्र प्रधान है, ये सब कुछ चर्चा चल रही है। आपके हिसाब से क्या सच में मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा भी, या सिर्फ चर्चा होती रहेगी, या किसी अच्छे मौके की तलाश कर रही है बीजेपी? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार तो होगा। अब वो कब होगा ये मीडिया को बता करके वो कभी नहीं करते। किस किस को वो मंत्रिमंडल में लाने वाले हैं ये भी कभी किसी को कानो कान भनक नहीं लगती है। किसको हटाने जा रहे हैं ये भी हवा में लाठियां भांजी जाती हैं, पता सता किसी को कुछ नहीं होता है। किसका फेरबदल होगा, किसको किस मंत्रालय में भेजा जाएगा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, सब केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में होता है। और 2014 से लेकर के आज तक जितनी बार उन्होंने शपथ ली है, जितने एक्सपेंशन हुए हैं, जितना रिसफल हुआ है, किसी को रत्ती भर खबर नहीं थी, आखिरी समय तक खबर नहीं थी कि क्या करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में जब कुर्सियां लग जाती थी तब तक भी लोगों को ये पता नहीं होता था। जो वहां से लाइव करने की कोशिश करते थे उनको भी पता नहीं लगता था कि कुर्सियां तो इतनी लग गई हैं, पर इन पर आकर के बैठेगा कौन। और जब बैठना शुरू होते थे तब जाकर के वो ये कह पाते थे कि भाई ये चेहरे हैं जो आकर के बैठ गए हैं, वरना उससे पहले किसी को पता नहीं। यहाँ तो मैं देख रहा हूं कि पिछले 15 दिन से, बल्कि ज्यादा ही समय से, लोग तारीख तय कर रहे थे कि 5 जुलाई खाली है मोदी जी के लिए। इससे पहले भी विदेश दौरे पर हैं और 6 जुलाई से फिर विदेश दौरे पर हैं लगातार। वो इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, तमाम जगहों के उनके दौरे, सबको पता था। एक तारीख खाली थी 5 जुलाई, उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को होगा। बस राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो हुआ क्या 5 जुलाई को? अभी भी जितनी खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से उनको प्रस्तुत किया जा रहा है, रंग बिरंगे बना करके जैसा पेश किया जा रहा है, भाई मुझे तो यकीन नहीं है, किसी खबर पर कोई यकीन नहीं। अभी चंडू खाने की चली थी 10 एक दिन पहले के राजनाथ सिंह अगले राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं, इसलिए अब रक्षा मंत्री भी दूसरा ढूंढा जा रहा है। अच्छा, वित्त मंत्री को लुढ़का रहे हैं। क्यों लुढ़का रहे हो भाई? मतलब निर्मला सीतारमण ने कौन सा पाप किया है, कौन सी गलती की है? उनके जितने अब तक बजट आए हैं सारे बजटों की मोदी ने गला भर भर करके प्रशंसा की है। धर्मेंद्र प्रधान की अभी उन्होंने प्रशंसा की है करीब 10 दिन पहले किसी मुद्दे को लेकर के, और उनका ट्वीट आया था, वो धर्मेंद्र प्रधान की प्रशंसा की। और ये लोग कह रहे हैं कि वो पर्चा लीक हो गया था, ये पर्चा लीक हो गया था, ऐसा हो गया वैसा। ये पर्चे लीक होने ना होने के मंत्री हैं क्या, या उनकी और भी जिम्मेदारियां हैं? भाई पर्चे आयोजित करने की जिम्मेदारी तो किसी और की है, उसके लिए अलग संस्था है, उसके लिए अलग एक डायरेक्टर है, महानिदेशक है। लेकिन एक तमाशा बना हुआ है इस देश में, सीधे मंत्री को हटाओ, मंत्री से इस्तीफा लो। इनकी सबकी जो है चेतना तभी जागृत होती है जब भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट या सेंटर के अधीन किसी मंत्री के अधीन काम करने वाली संस्था ठीक से काम ना करने पाए
उसमें भी अगर कोई ईंट, कोई रोड़ा, कोई पत्थर, कोई ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो सीधे मंत्री से इस्तीफा मांगते हैं। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, कभी आगे कोई प्रोग्राम करेंगे तो मैं लेकर के बैठूंगा। मैं बता सकता हूं कि 80 के दशक से लेकर के अब तक किन-किन राज्यों में कितने पेपर लीक हुए हैं और वहां किस-किस की सरकारें थी और कौन-कौन मुख्यमंत्री था। कभी किसी को हटाया गया है क्या इस मुद्दे को लेकर के? लेकिन एक वो गांव में कहावत है ना कि हिल्ला मिला हुआ है, काम मिला हुआ है। सर, भूपेंद्र यादव के जो मंत्रालय में कुछ अधिकारियों को हटाया गया, क्या उसको भी जोड़कर देखा जाए कि अगर फेरबदल होता है, विस्तार होता है, तो कहीं उनका नंबर भी लग सकता है? भले ही ये बातें कही सुनाई कही जा रही हैं सर, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ना जो पकड़ा था अंदर खाने के, उनके अधिकारियों को हटाया गया। उस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं मोदी सरकार में? ऐसा होता नहीं है, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है। किसी मंत्री के निजी स्टाफ को ही हटा दिया जाए, उनके निजी सचिव को, उनके विशेष सचिव को, अतिरिक्त सचिव को, इन सबको हटाया गया है। लेकिन मैंने उस प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि भूपेंद्र जो है वो विश्वास पात्र हैं, न केवल अमित शाह के बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी। उनको जितने टास्क दिए जाते हैं वो बहुत गंभीरता से, जितनी अपेक्षा की जाती है उसका भी डबल करके देते हैं, रिटर्न लौटा करते हैं। इतने काबिल मंत्री को अगर किसी स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई है, क्या हुई है आज तक किसी को पता नहीं और शायद पता भी ना लगे, क्योंकि जितनी गोपनीयता यहाँ बरती जाती है इस मोदी सरकार में, इतनी कभी किसी सरकार में आज तक बरती नहीं गई। यहाँ तो बरखा दत्त जैसे लोग मिनिस्ट्री दिलवाते थे लोगों को। ऐसा भी समय था जब घोषणाएं बाद में होती थी और मीडिया में पहले प्रकाशित और प्रसारित हो जाती थी, मंत्रालय बाद में उनको जारी करता था, लेकिन पत्रकारों को पहले मिल जाती थी। अब तो लोगों को यही पता नहीं होता, हवा में लाठियां भाजते रहते हैं, ये हटेगा, इतने मंत्री हटेंगे, इतने आएंगे, लेकिन कौन हटेगा कौन नहीं हटेगा? किसी ने कल्पना की थी क्या कि प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद जैसे चेहरे हटेंगे? किसी ने उससे पहले लिखा था क्या? या कहीं किसी टीवी डिबेट में किसी ने आशंका व्यक्त की हो कि प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद जाएंगे? तो ये उनके पास फीडबैक है, रिपोर्ट है हर एक के बारे में। मैं ये नहीं कह रहा, इससे बात से डिनायल नहीं कर रहा हूं कि राजनाथ सिंह को ही उम्र भर का पट्टा लेकर के आए हैं और वो रिमूव हो ही नहीं सकते, या निर्मला सीतारमण की विदाई हो ही नहीं सकती। हाँ, ये जो टॉप 4 या 5 हैं, इनकी फेरबदल की संभावना नगण्य है। अभी तक उनके बारे में किसी भी तरह की कोई नाराजगी, कोई ऊंच नीच, किसी तरह का कोई गलत समाचार सुनने को मिला नहीं है। इनमें गृह मंत्री हैं, इनमें रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, ये सब टॉप 4-5 चेहरे माने जाते हैं। इनमें अभी कोई फेरबदल की मुझे नहीं लगता कि कोई संभावना। और जो लोग कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह को अगला राष्ट्रपति भी बना सकते हैं, तो अभी तो समय है उसमें। तो राजनाथ सिंह को अगर राष्ट्रपति बनाना होगा तो 4 महीने पहले, 3 महीने पहले भी उनको कहा जा सकता है कि आप इस दायित्व से मुक्त हो जाइए, अगला दायित्व आपको निभाना है। जो भी उस समय होता है, जो भी औपचारिकताएं होती हैं कि भाई जो राष्ट्रपति का चेहरा बनाया जाता है उसके बारे में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो दूसरे दल हैं उनसे सहयोग मांगा जाएगा, फिर उनके राजधानियों के दौरे होते हैं, राजधानियों में जाकर के अलग अलग क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात होती है। तो उसमें तो अभी समय है, पर्याप्त समय है। लेकिन मैं गारंटी के साथ किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं कह सकता।
और मोदी जी की कैबिनेट के बारे में तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, कोई घोषणा नहीं की जा सकती, कोई अटकल नहीं लगाई जा सकती। लेकिन सर, अब आप उमर अब्दुल्ला जो है वो भी केजरीवाल की राह पर चल निकले क्या? अब वो कह रहे हैं कि उनके विधायक को खरीदने के लिए बाकायदा 30 लाख रुपए की ऑफर दी गई और उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। बीजेपी ऑपरेशन लोटस वहां करना चाहती है, लेकिन उनके विधायक बिके नहीं। तो क्या उनको केजरीवाल वाला कीड़ा काट गया? बिना सबूतों के वो ये आरोप लगा रहे थे और बीजेपी ने भी उन्हें बड़ा करारा जवाब दिया। 30 करोड़ कह रहे थे, 30 लाख बोल गई हैं आप। तो वो तो ये वो कहीं 25 करोड़ की फिगर है, कहीं 30 करोड़ की फिगर है। ये इस मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। वो संजय राउत भी 25 करोड़ की फिगर लेकर के आते हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहे थे। अगर सांसद को भी खरीदना ही पड़ रहा है, विधायकों को भी खरीदना पड़ रहा है, तो इतनी रकम आई कहाँ से, आती कहाँ से, और फिर जाती कहाँ है? कहीं तो कोई तो एजेंसी फॉलो करती होगी, कोई तो पकड़ सकता है। या एजेंसियां चलो मोदी जी की ही हैं, अमित शाह की है, तो ये सब इन्हीं के तो संगी साथी हैं। इनको भी पता नहीं चलता कि वो पैसा कहाँ जाता है। सबको दिखाई दे रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को दिखाई दे रहा है। एक वो वांगचुक है, उसे कोई पूछ नहीं रहा है तो जंतर मंतर पर आकर के लेट गया। अब सुन रहे हैं कि 20 जुलाई को सारे कॉकरोच इकट्ठा होकर के और संसद की तरफ जाएंगे, वहां संसद का घेराव करेंगे। 20 जुलाई को उमर अब्दुल्ला ने सारे इंडिया अलायंस के चेहरों को जंतर मंतर बुला रखा है, परमिशन अभी तक मिली नहीं है। उन्होंने लालू को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने डीएमके को भी नहीं छोड़ा, वो सबको बुला रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और ये अपने पंजाब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कोई छोड़ा ही नहीं भाई ने। वामपंथियों को भी बुला लिया, सबको आ जाओ जंतर मंतर, हमारे यहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करवाओ। और 20 जुलाई को ही वो करना चाहते हैं क्योंकि उसी दिन संसद सत्र है। तो एक तमाशा बनाया हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी कह दी थी अमित शाह की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, जो सॉलिसिटर जनरल थे। और अमित शाह ने भी 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 को भी जब 370 उठाया था, 35 से उठाया था, तब कहा था कि जब सही समय होगा पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। लेकिन सही समय ये तय करेंगे, उमर अब्दुल्ला तय करेंगे, या लालू यादव तय करेंगे, या ममता बनर्जी बताएगी, या एमके स्टालिन बताएंगे आकर के कि सही समय क्या है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सूचनाएं होती हैं तमाम, वो तो उनके पास सूचना है ना। वो जैसे दावत में रायता परोसा जाता है सबके सामने गिलास में, ऐसे सबके सामने थोड़ा सूचनाएं परोसी जाती हैं कि जी ये सूचना आई है, ये जरा आप चख करके देखो कैसी सूचना है। तो ये केंद्र तय करेगा, और कब पूर्ण राज्य का दर्जा देना है या नहीं देना है, लिंगर ऑन करना है, ये भी वही तय करेंगे। उनको पता है कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या हो चुका है, क्या क्या घट चुका है। अंजू जी, कितने सालों बाद कश्मीरी अपने घरों को लौट रहे हैं। अब एक महिला का मैंने वीडियो देखा है, अखरोट का पेड़ उनके आंगन में लगा हुआ था जब वो छोड़ करके गई थी, और जब वापस आई हैं तो उस अखरोट के पेड़ के पास जाकर के उसकी पूजा कर रही है। तो वो लौट रहे हैं, ये पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कभी 50-60 लोगों से सिग्नेचर करवा करके हमारे प्रधानमंत्री को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भिजवाते हैं। मतलब इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए। आप देख रही हैं क्या नजारा है उत्तर प्रदेश का। और ये सत्यनारायण की कथा करवा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। सुंदरकांड का पाठ करवा रहे सर, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं आजकल। हाँ हाँ, और बड़े पोस्टर, बैनर और तोरण द्वार, और उन तोरण द्वार पर हनुमान जी के ऊपर की तरफ
अरविंद केजरीवाल की तस्वीर छपी हुई है, बड़ी बड़ी सी, देवी देवताओं के ऊपर अपनी तस्वीर लगा करके पूरा इलाके को रंग देना। तो वहां पोस्टर ही पोस्टर चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। जो वीडियो आए हैं अब तक लोग तो नहीं दिखाई दे रहे, वहां लोग तो नहीं आ रहे। बहरहाल ये इनके फ्रस्ट्रेशन है। एक एक किस्सा हुआ था, अमित शाह गए थे सुरक्षा परिषद की बैठक करने के लिए श्रीनगर। वहां पर एलजी आए हुए थे, जो डीजीपी थे, उनके जो सेकंड थर्ड रैंक के अधिकारी थे, इसके अलावा सेना के लोग थे, अर्धसैनिक बलों के लोग थे, सभी उस बैठक में थे। उमर अब्दुल्ला भी नमस्कार करने के लिए अमित शाह से वहां पहुंच गए और बात करते करते वो बैठ भी गए वहां। तो बातचीत होती रही, 5-7 मिनट 10 मिनट चलती रही। इसके बाद जब मीटिंग शुरू होने वाली थी तो अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला की तरफ देखा और कहा कि ठीक है उमर साहब, यानी आप जाइए, क्योंकि सुरक्षा से संबंधित बैठक में वो तो बैठ नहीं सकते। अब ये केंद्र के अधीन राज्य है, यहाँ पर रक्षा सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो एलजी के ऊपर है, ना कि मुख्यमंत्री के ऊपर है। तो वो कितना बड़ा पत्थर या पहाड़ अपने सीने पर रख करके वहां से उठे होंगे, ये वही जानते हैं, और पिता पुत्र ही जानते हैं कि उनकी हालत एक जैसा दिल्ली का कमिश्नर होता है उससे ज्यादा कुछ नहीं है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। वो कहने को वैसे ही चीफ मिनिस्टर हैं जैसे अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे। तो ये जो फड़फड़ा रहे हैं ना कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, और ये जो यहाँ पूरा इंडी अलायंस को इकट्ठा कर रहे हैं जंतर मंतर पर छाती पीटने के लिए, ये केवल और केवल इसलिए कि एक माहौल बनाना चाहते हैं कि बड़ी केंद्र में जो सरकार बैठी है, देखो हमारे अधिकारों का, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का कैसे दमन कर रही है, बड़ी ही निर्दयी सरकार बैठी हुई है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर अगर इस स्थिति में आया है तो ये केंद्र में बैठी हुई इस सरकार को जो अब तक किया है इन्होंने, उस पर पानी नहीं फिरवाना चाहती। ये अधीर होकर के उस पुराने वातावरण को लौटा लाने के लिए फड़फड़ा रहे हैं पूरी तरीके से। आतंकवाद लगभग खत्म, नक्सलवाद लगभग खत्म, अलगाववादी घुस गए हैं कहीं। मीरवाइज फारूक को भी बुलाया है इन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं, अलगाववादियों को भी बुलाया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग कभी चिट्ठी लिखते हैं हमारे प्रधानमंत्री का नाम भी और शहबाज शरीफ जोकर के नाम भी कि साहब वार्ता तुरंत बहाल होनी चाहिए, यही मौका है। क्यों भाई, आपको पता है वार्ता क्यों रुकी हुई है? अगर आपको पता नहीं है तो आपको डल झील में डुबकी लगा करके फिर बाहर नहीं निकलना चाहिए। शर्तें हैं भारत की, वो शर्तें पूरी कर दी क्या पाकिस्तान ने? और अगर वो शर्तें पूरी नहीं की हैं तो हु आर यू, आप क्यों चौधरी बने हुए हैं? और कैसे कैसे लोगों ने साइन कर रखे हैं उस पत्र पर, दुल्लत जैसे लोगों ने। इनके पिताजी भी हैं फारूक अब्दुल्ला, नंबर 1 पे उन्हीं का नाम है सर, वो महबूबा मुफ्ती। और ये फारूक अब्दुल्ला वो हैं जो वकालत कर रहे थे कि 370 बहाली के लिए क्या हम चीन से अपील करें। बिल्कुल, ये चीन की वकालत कर रहे थे। और ये सब क्यों हो रहा है नाटक नौटंकी? क्योंकि अंजू जी, पाकिस्तान भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में मौलिक अधिकारों, मानव अधिकारों के दमन का प्रोपेगेंडा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता था। आज पीओजेके में क्या हो रहा है? कितने लोग मारे जा चुके हैं। रावलकोट जब वो लोग जा रहे थे इकट्ठे होकर के, किस तरीके से फायरिंग, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले उनके ऊपर छोड़े गए थे। क्या हाल करके रखा हुआ है वहां
पीओजेके के लोगों, उनकी सप्लाई बंद है, उनको पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, खाने के लिए उनके पास भोजन नहीं है, उनकी सप्लाई रोक रखी है। तो केवल उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये तमाशा चल रहा है। सर, जैसे अभी आपने मीरवाइज का नाम लिया और कहा कि वो भी अलगाववादी होने के बावजूद जंतर मंतर पर आएगा 20 जुलाई को इनके साथ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम के लिए। आप सोचिए, अभी एक किताब जो सरकारी स्कूल हैं जम्मू कश्मीर के, वहां पर वो किताब लाइब्रेरी में दी गई है, जो पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर, इस नाम से वो किताब है। उसमें सारे आतंकवादियों के नाम है सर, उसमें अलगाववादियों के नाम है और वहां की पर्सनैलिटी से उनका गुणगान है। और उस किताब में यहां तक लिखा गया है कि ये जो जम्मू कश्मीर है भारत का, ये जबरदस्ती भारत ने उस पर कब्जा कर रखा है। आप सोचिए, वहां पर यूटी है, अभी वहां पर अभी उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर में, सब कुछ देखते हैं, और उमर अब्दुल्ला की सरकार के दौरान ये सब हो रहा है। इस तरह की किताबें बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं, स्कूल लेवल पर उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है। क्या वो अलगाववादी और आतंकवादी बने, ये सिखाया जा रहा है उनको सर। तो फिर आप सोचिए, चिट्ठियां भी लिखते हैं और फिर आकर कहते हैं कि हमको तो पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिला दो। देखिए, मैं इसमें केंद्र सरकार की भी कुछ कमजोरी मानता हूं। बात यह है कि चलिए केंद्र के हस्तक्षेप से, और एलजी वहां बैठे हैं, वो दोनों किताबें न केवल वापस मंगाई गई हैं बल्कि जो पब्लिकेशन है जम्मू का और दिल्ली का, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और उसमें यूएपीए के तहत कार्रवाई की जा रही है, गंभीर धाराएं उसमें लगाई जा रही हैं। लेकिन अरुंधति राय तो अभी 3 दिन पहले जंतर मंतर पर आकर के खड़ी होकर के कह गई कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। अरुंधति राय जैसे को बोलने की आजादी कैसे मिली हुई है? इन पर क्यों नहीं गंभीर धाराओं में मामले दर्ज करके इनको अंदर डाला जाता? तो ये कमजोरियां हैं, इसीलिए कोई भी मुंह उठा करके आता है और केवल जंतर मंतर पर खड़े होकर के ये हरकतें नहीं करते हैं, ये दुनिया भर में घूमते हैं, इनको दुनिया भर में बुलाया जाता है और वहां भी ये इसी तरह की बकवास करते हैं जाकर के। तो कुछ कमजोरियां हमारी सरकार में भी है। अतिशय लोकतांत्रिक अपने को शो करने के चक्कर में ऐसे लोगों को आप खुली छूट नहीं दे सकते। वो स्थितियां परिस्थितियां तो आज भी कायम है ना, जिन स्थितियों परिस्थितियों के कारण सोनम वांगचुक को उठा करके जोधपुर की सेंट्रल जेल में रखा गया था। तो क्यों इतने लंबे समय के लिए इसको यहाँ नाटक नौटंकी करने के लिए लेटे रहने दिया जा रहा है? या ये जो कॉकरोच हैं, तिलचट्टे हैं, जब पता है कि इनकी स्ट्रेंथ ही कुछ नहीं है, इनका कोई फॉलोअप ही नहीं है, इनके साथ ही कोई नहीं खड़ा है, बस कुछ गिने चुने चेहरे, वो योगेंद्र यादव और सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण, ये इसी तरह के तो लोग आकर के वहां पर भाषण दे रहे हैं, या अरुंधति राय। तो फिर क्यों किसी को इतना छूट दी जा रही है? क्या इस बात का इंतजार हो रहा है कि खुद ही थक जाएंगे और चले जाएंगे? हर समय एक जैसी टैक्टिस और एक जैसी रणनीति कारगर नहीं होती है। आप 13 महीने तक उसको झेलते रहे, फर्जी किसान आंदोलन को, 100 दिन से ज्यादा तक शाहीन बाग को झेलते रहे। अब इनको भी 25 दिन होने जा रहे हैं और अब संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले इनको यहां से खदेड़ो, हटाओ इनको, कोई जरूरत नहीं है तमाशा करवाने की या पार्लियामेंट सेशन को डिस्ट्रॉय करवाने की। सर, इन्होंने तो आह्वान किया है कि बूढ़ी दादियों की अगुवाई में 20 जुलाई को संसद की तरफ कूच करेंगे। शाहीन बाग का पूरा पैटर्न फॉलो करने वाले ही तिलचट्टे, उसी तरीके का इन्होंने ऐलान किया है। लेकिन सर, इन सब पर तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि लगाम तो कसनी पड़ेगी ताकि तमाशा ना हो। एक तरफ उमर अब्दुल्ला ने तमाशा बुला लिया है, दूसरी तरफ पहले से ही जंतर मंतर पर कॉकरोचों का तमाशा चल रहा है, तीसरा तमाशा वो लेकर आएगा जो 20 दिन से लापता है, जिसके बारे में पता ही नहीं है वो एलओपी है कहाँ, क्या कर रहा है। तो आप सोचिए कि 3 तमाशे इकट्ठे होंगे 20 जुलाई के दिन,
और फिर से ये वही वाला टूल किट लेकर आएंगे जिससे कि पूरा का पूरा सत्र जो है उसमें ये हंगामा करते रहेंगे, छाती पीटते रहेंगे और वो सीढ़ियों पर बैठ बैठ कर बैनर पोस्टर लेकर घूमते रहेंगे। वो तो एक ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है और देश भी जानता है, मीडिया भी जानती है कि शुरू के 10-15 दिन उनको ठीक ठाक मसाला मिलेगा बार बार ब्रेकिंग न्यूज चलाने का। तो इन सब में आपस में अंडरस्टैंडिंग है और मुझे लगता है कि सरकार को भी पता है कि इनको थकाओ, सबको सुर्खियां बनने दो, भाषण देने दो, प्रदर्शन करने दो, रंग बिरंगे कपड़े पहन करके, कभी काली ड्रेस पहन करके, और अब तो ये रंग बिरंगे तिलचट्टे भी आ गए हैं यहाँ, तो उनको भी मौका दो। और अलग अलग राज्यों से लालू प्रसाद से लेकर के एमके स्टालिन तक सब यहाँ पर इकट्ठे हो ही रहे हैं, तो मीडिया के लिए तो मसाला ही मसाला है अंजू जी। और सर इस तरह की हरकतें करके ये एक्सपोज भी तो हो रहे हैं ना, देश की जनता देख रही कि किस हद तक जाते हैं और क्या इनका पैटर्न है। लेकिन सर एक मुद्दा जो बीजेपी के लिए मतलब मुझे लगता है किसी एम्बैरेसिंग से कम नहीं था, जो बीजेपी के लिए बड़ा असहज करने वाला था, वो था मध्य प्रदेश की दतिया वाला कांड। वहां पर नरोत्तम मिश्रा को अपने कार्यकर्ताओं के जरिए इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी सर? आप देखिए बीजेपी एक अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है और वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ नहीं किया। देखिए कुछ कुछ राज्यों में इस तरह की घटनाएं घटी हैं, लेकिन जैसा आपने कहा है कि एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है और चूंकि पृष्ठभूमि जो है वो संघ परिवार की है, तो संघ परिवार, जब हम संघ के साथ परिवार का नाम जोड़ते हैं, और आपने प्रधानमंत्री को भी या गृह मंत्री को भी सुना होगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार की तरह ही संबोधित करते हैं और चलाते भी हैं। तो परिवार में कई बार हम भी तो अपने परिवारों में देखते हैं ना, रिश्तेदारों में देखते हैं, कई बार कोई ज्यादा गुस्सैल किस्म का होता है, कई बार किन्हीं मुद्दों को लेकर के वो घर से भी रूठ करके चला जाता है, 2-4 घंटे बाहर रहता है यारों के साथ, फिर आ जाता है, कई बार घर में तोड़ फोड़ भी कर देता है गुस्से में। तो कुछ वैसा ही मामला ये भी है। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले बात की है, वो पहले मुख्यमंत्री से मिले जा करके नरोत्तम, और उसके बाद अब वो दिल्ली आ रहे हैं, तो दिल्ली भी आकर के बात करेंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली से उनको ये दिशा निर्देश मिलने वाले हैं कि जो भी नया कैंडिडेट घोषित किया गया है उसके लिए आप चुनाव प्रचार के लिए लगिए, और जहां तक तुम्हारे टिकट देने ना देने का सवाल है तो वो चिंता आप पार्टी नेतृत्व के ऊपर छोड़ दीजिए। तो बहुत सारी संभावनाएं होती हैं ऐसे असंतुष्टों के लिए, और पार्टी में परिवार की तरह एकजुटता बनाए रखने के लिए। तो वही सब डैमेज कंट्रोल मुझे लगता है कि कर लिया गया है या कर लिया जाएगा। यहाँ कांग्रेस की तरह नहीं है कि जो टॉप नेतृत्व है वो किसी को पूछता ही नहीं, कोई गाल फुला के बैठा है, कोई एक दूसरे का सिर फोड़ रहा है, तो उसको, हाँ, अलग अलग राज्यों में ये सब चलता रहा है ड्रामा। अल्टीमेटली लोग छोड़ के चले जाते हैं। बीजेपी में ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन सर चरणजीत सिंह चन्नी का मामला आपको क्या दिखता है? वहां पर आपको लग रहा है कांग्रेस दो फाड़ हो जाएगी पंजाब में? पहले भी तो हो चुकी है, पहले भी तो आप देखिए सुनील जाखड़ गए छोड़ करके, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी छोड़ी थी, कई दूसरे चेहरों ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तो वैसे उम्र भी हो रही है, स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा, तो उतने सक्रिय भी नहीं है वो, पर सुनील जाखड़ तो सक्रिय हैं। दूसरे लोग भी अब बीजेपी में काम कर ही रहे हैं। तो ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एक ऐसे खानदान का पार्टी के ऊपर एक वर्चस्व कह लीजिए, छाया कह लीजिए, या एक अहंकारी नेतृत्व कह लीजिए, कि लोग नाराज हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, तो उन चीजों को सुलझाया नहीं जाता है, कोई रास्ते नहीं निकाले जाते हैं। बीजेपी में रास्ते निकाल लिए जाते हैं, उनको आश्वस्त कर दिया जाता है
कि चलो यहाँ आपको मौका नहीं मिल रहा है तो दूसरी जगह आपको एडजस्ट कर लिया जाएगा। बिल्कुल सर, वहां पर परिवारवाद हावी नहीं है बीजेपी के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी का तो रोना ही है सर। वहां पर तो लगता है कि अगर पिता आपके सीएम रहे, पुत्र को ही सीएम बनना है, पिता पीएम रहे तो आप ही को, बेटे को ही पीएम बनना है। तो ये सब कुछ चलता रहता है कांग्रेस के अंदर। लेकिन दिक्कत ये है कि जो आला कमान है वो नदारद रहता है, ऐसे लोगों से मिलने के लिए समय तक नहीं होता उनके पास। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। लेकिन स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है, 250 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है सर, पुलिस पर पथराव किया उन्होंने दतिया में। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया है। अब देखते हैं कि किस तरह से और डैमेज कंट्रोल होता है। दिल्ली पहुंचेंगे जब नरोत्तम मिश्रा के साथ, वहां पर क्या होता है। लेकिन आपने सर समय निकाला इन तमाम विषयों पर, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।